हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज का हमारा वीडियो है हिंदी के शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के सारे प्रश्न और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप ये फुल वीडियो देख सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए, सी टेट के लिए या सुपर टेट के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, बालक सामाजिक परिवेश में क्या सीखता है? ऑप्शन ए सामाजिक उद्देश्य से भाषा सीखता है, बी लिखना सीखता है, सी पढ़ना सीखता है या फिर डी भाषा नहीं सीखता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक उद्देश्य से भाषा सीखता है बालक सामाजिक परिवेश में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है किससे? आपको बताना है। ऑप्शन से अशुद्ध उच्चारण से, ऑप्शन बी उच्चारण की शुद्धता से, ऑप्शन सी व्याकरणिक नियमों की अनभिज्ञता से या फिर डी संधि विच्छेदन से। तो शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है उच्चारण की शुद्धता से। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है और परीक्षाओं को खाली स्थान कैसा होना चाहिए एवं अधिगम को वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी मूल्यांकन और परीक्षाओं को परिष्कृत होना चाहिए एवं अधिगम को वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ऑप्शंस दिए गए हैं केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, बिल्कुल नहीं। बी अत्यंत छोटे हों, नहीं। सी सरल भाषा से युक्त हों, ये भी नहीं। या डी बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, बच्चों की परिवेश से जुड़े हों भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए बाल साहित्य का विविध उपयोग, तो यही सही उत्तर है इसका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, बी शुद्ध उच्चारण करना, सी व्याकरण का ज्ञान ना होना या डी व्याकरण का ज्ञान होना। तो क्या आवश्यक नहीं है पूछा है यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सी जो है आवश्यक नहीं है, व्याकरण का ज्ञान ना होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का पद कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए चर्चा सत्र, तो यही नहीं है, बाकी पाठ्य योजना शिक्षक सत्र, पाठ्य योजना एवं शिक्षक सत्र दोनों ही हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा किसका है? तो ये कथन है दोस्तों ऑप्शन ए एलन एवं ईव का, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। फिर है अगला, निम्न में से लिखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ज्ञान की कुशलता जग जाहिर करना, बी ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, सी अक्षरों का वर्णानुक्रम ज्ञान या डी साहित्य की रचना करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनियों को लिपिबद्ध करना लिखना कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? ऑप्शन ए केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बी केवल मौखिक परीक्षा, सी केवल वैधता परीक्षा या डी केवल निबंधात्मक परीक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है। अगला, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन ए छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, बी पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, सी उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे या फिर डी प्रतिदिन नए शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के उपाय, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो आंसर यही हो जाएगा कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, ऐसी रचनाओं को क्या करना चाहिए? स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिस शब्द में लिंग वचन क्रिया आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं?
दोस्तों उसे कहते हैं अव्यय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका क्या है? ऑप्शन ए, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग कराना सबसे सुनिश्चित तरीका है बच्चों को दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है दोस्तों समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर रहेगा सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से आकलन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, बच्चे क्या नहीं जानते इसका पता लगाना, कैसे सीखते हैं इसका पता लगाना, अंक देना, या फिर बच्चों को अनुशासन में रखना। दोस्तों आकलन से तात्पर्य है बच्चे कैसे सीखते हैं इसका पता लगाना। यहाँ पे आंसर जो है गलत दिया गया है। बच्चों को अनुशासन में रखना आकलन का तात्पर्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, बी, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, सी, बच्चों की रुचि अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, या डी, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही सबसे कम प्रभावी है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री नहीं होगी। तो इसमें विषय वस्तु जो है उपयोगी सामग्री नहीं होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक नहीं है? अविश्वसनीयता आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। अगला, निम्न में से गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? तो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है स्पष्टीकरण। अगला, निम्न में से शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षण जो है ना दोस्तों वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करते हैं, यह निम्न कथन किसने कहा? तो ये कथन है पतंजलि का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए नहीं है, अध्यापक अपने दृष्टिकोण के अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं, यही। अगला प्रश्न, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है किसने? तो ये स्वीकार किया है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है दोस्तों बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। अगला, व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो भाषा जो है व्याकरण की विषय वस्तु में से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूपों में क्या शामिल नहीं है? तो सामाजिक भाषा शामिल नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। अगला, एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है, इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? ऑप्शन डी, स्नान को स्नान कहना, यही उच्चारण दोष का उदाहरण है। अगला, भाषा के सतत व्यापक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ऑप्शन बी, अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न, अभ्यास की अवस्था में महत्व नहीं दिया जाता, किसे महत्व नहीं दिया जाता? तो ऑप्शन डी, गाने को। अगला प्रश्न, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है? तो रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। अगला, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्तता, सौदेशता एवं क्रमबद्धता जो है पाठ्य पुस्तक का गुण है। अगला प्रश्न, निम्न में से अनुकरण विधि किस स्तर की रचना के लिए उपयुक्त है? तो अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, निम्न में से माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? दोस्तों माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा पढ़ाने में दोस्तों पाठ्य पुस्तक जो होता है वो एक साधन है। अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, तो ये बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा कौशल कितने प्रकार के हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। अगला,
भाषा के साधारणतया रूप हैं कौन कौन से? ऑप्शन है मौखिक, सांकेतिक या लिखित भाषा। आंसर हो जाएगा तीनों ही भाषा के साधारणतः रूप हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में क्या ध्यान रखा जाए? तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में प्रवृत्तियों का, रुचियों का एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाए। अगला प्रश्न, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का उपयुक्त महत्व नहीं है। ऑप्शन ए वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, बी विराम चिन्ह के गलत प्रयोग का समाधान करना, सी कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना या डी सही उच्चारण का समाधान बताना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उच्चारण का समाधान बताना। अगला प्रश्न, रूपरेखा शिक्षण विधि संबंधित है किससे? तो रूपरेखा शिक्षण विधि संबंधित है दोस्तों रचना शिक्षण से। अगला प्रश्न, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? तो इसमें केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है बच्चों की सहायता लेने से लिखित कार्य की जांच में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है? दोस्तों अनुकरण विधि है जिनका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? तो कुशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो सबसे अंत में दोस्तों लिखने के कौशल का शिक्षण कराना चाहिए। अगला, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, जो विचार है ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? दोस्तों इनके दो भेद हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पढ़ना सिखाने के लिए साक्षर प्रणाली का निर्माण किसने किया था? दोस्तों मॉन्टेसरी ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है? तो 36 मिनट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों वर्ण कहते हैं किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। अगला प्रश्न, निम्न में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था मुदालियर आयोग द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत और तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है? तो ये है प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न, वह शिक्षण विधि कौन सी है जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है? तो दल शिक्षण विधि में ऐसा होता है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना एवं लेखन की गति में वृद्धि करना क्या उद्देश्य है? किस कौन सी विधि का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है शुद्ध लेख अभ्यास विधि का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो शिक्षण की समयावधि तय नहीं करना यह आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार कार्य करती है, इस हेतु कौन सी विधि सहायक है? तो व्याकरण अनुवाद विधि सहायक है। अगला प्रश्न है, आकलन अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्या का एक अंग बन गया है क्योंकि क्योंकि एक अवधि विशेष में बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, इससे ज्ञात होता है कि बच्चों को जो कुछ भी सीखना चाहिए बस क्या वे सीख पा रहे हैं। तीसरा, इससे यह ज्ञात होता है कि बच्चे की भिन्न भिन्न विषय या क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां रही हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव हो। तो तीनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? तो स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए सस्वर वाचन में। अगला प्रश्न, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है? तो भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। अगला प्रश्न, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? तो समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि। अगला, निम्न में से गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविता वाली किस भाषा की रचना है? तो ये है ब्रज भाषा की रचना। अगला, निम्न में से लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है केवल भाषा के अंतर्गत। अगला, पाठ्य में दिए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, इनका उद्देश्य होता है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक। ये चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, इसीलिए चित्रों का प्रमुख। अगला प्रश्न है, बच्चे घर समाज से क्या अर्जित करते हैं या क्या सीखते हैं? तो बच्चे घर समाज से भाषा अर्जित करते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं? तो ये देर से ग्रहण करने वाले होते हैं, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन होगा अपरिपक्व बच्चे। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण की दृष्टि में से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो बड़ी कक्षाओं के लिए जो उपयोगी है वो है प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो सुगम बनाने के लिए भाषा शिक्षण को भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। त्रिभाषा सूत्र की रचना किस सन में हुई? त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई है दोस्तों सन 1956 में। अगला प्रश्न, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? तो स्थानीय बोलियों के प्रभाव पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला, व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि सबसे उचित विधि है। अगला, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं या क्या होते हैं? तो भाषा के जो आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं। अगला, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? तो यदि तो वाले प्रश्न जो होते हैं वो सहायक नहीं होते। अगला प्रश्न, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा का अर्थ क्या है, किस में प्रयोग करते हैं? तो लगभग 2 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया किसने? तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। अगला, कौन सा व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो मनोरंजन नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। निम्न में से किसे पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है शिक्षक को। अगला, निम्न में से बोलना का संबंध किससे है? बोलने का संबंध है भाषा के उच्चारित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से। अगला, ईश्वर का ईश्वर पर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों स्वर लोप का। अगला, क्या उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य बताना है आपको? तो बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है। अगला प्रश्न, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान कौन सा नहीं है? निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान इसमें से प्रतिपुष्टि नहीं है। अगला, निम्न में से सीखना और अधिग्रहण का कार्य का क्या तात्पर्य नहीं है? सीखना और अधिग्रहण जो है उसका क्या तात्पर्य इसमें नहीं है दिएगा ऑप्शन में से। तो ये है सीखना छात्रों में समायोजन में मदद नहीं करता, यही इसका तात्पर्य नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। अगला, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के अनुसार मुख्य नियम के अंतर्गत कौन सा नियम शामिल है? तो अभ्यास का नियम शामिल है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निगमन विधि की विपरीत विधि कौन सी है? तो निगमन विधि की विपरीत विधि है आगमन विधि, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ना आवश्यक नहीं है, बाकी सुलेख प्रतियोगिताएं हस्तलेख सुधारने में मदद करते हैं, अनुलेख भी मदद करते हैं और प्रतिलेख भी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के उच्चारण निर्भर नहीं करते, किस पर?
तो लिखने पर निर्भर नहीं करते। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार निम्न में से किसका है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार चॉम्स्की का है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है? तो ऑप्शन ए दूरदर्शन प्रकोष्ठ भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाषा में बाणी ध्वनियाँ कैसी होती है? तो कितने प्रकार की होती है? तो प्रत्येक भाषा में बाणी ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व तो किसका है? तो मुख्य उत्तरदायित्व है अध्यापक का। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से बच्चों पर क्या असर होता है? तो कहानी सुनाने से बच्चों पर यह असर होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति विकसित होती है। अगला, आपकी कक्षा के बच्चों में अनुशासनहीनता की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप क्या उपचार करेंगे? तो इसके लिए शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे, जिससे अनुशासनहीनता स्वतः ही समाप्त हो जाए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, यही कथन जो है असत्य है। अगला, मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो ये कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग होता है? हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के लिए दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा का उपयोग होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो भाषा की कक्षा का जो माहौल है वह जहाँ छात्रों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, ऐसा होना चाहिए। कहानी सुनाते समय बच्चे द्वारा आकलन की मुख्य बिंदु नहीं होते, कौन से नहीं होते? तो कहानी को उसी भाव व क्रम में सुनाना इसके मुख्य बिंदु नहीं है, बाकी घटनाक्रम याद रख पाना, आवश्यकता अनुसार हाव भाव का प्रयोग कर पाना, सुने गए शब्दों के अतिरिक्त कुछ नए शब्द स्थिति के रूप डाल पाना, ये मुख्य बिंदु है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के अधिगम को बेहतर बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? तो शिक्षक की भूमिका नहीं है उसकी त्रुटियों व कमजोरियों के लिए उन्हें प्रताड़ित करना। अगला, स्कूल को ई स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों स्वरलोप उच्चारण दोष का प्रकार। अगला, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत। अगला, हिंदी विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है किससे? तो ये संबंध है उच्चारण की शुद्धता से। अगला, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? दोस्तों ये अनुकरण पर बल देता है। अगला, निम्न में से किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो प्रतिलिपि का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। अगला, निम्न में से सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? तो निम्न में से सुनकर अर्थ ग्रहण करना व्यवहारगत परिवर्तन होगा, शुद्ध सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर होगा, प्राथमिक कक्षाएं द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। अगला, अपना सामाजिक विकास करने के लिए बच्चे निम्न में से किसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है? तो उपकरण के रूप में भाषा का प्रयोग करता है अपना सामाजिक विकास करने के लिए। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व क्या है? तो प्रमुख दायित्व है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। अगला, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। तो उर्दू भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए। अगला,
भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके, ये महत्वपूर्ण है। अगला, निम्न में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी कौन सी है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीकी है निदानात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, अलग अलग छटाएं हों। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्रा किसी कथन को समझ सकता है? तो पठन कौशल के दौरान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की क्या भूमिका है? तो भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन करना। अगला, कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो विश्वसनीयता है दोस्तों, किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय। अगला, क्या भाषा निर्माणक तत्व है? निम्न में से क्या भाषक निर्माणक तत्व है? तो सार्थक ध्वनियाँ जो है भाषा निर्माणक तत्व है। अगला, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका सामान्य उद्देश्य नहीं है किताब खरीदना, बाकी सारे ही उद्देश्य हैं। अगला, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो हस्तलिपि सुधारना यही नहीं है, बाकी कौन कौन से उद्देश्य हैं देख लेते हैं। तो नए नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध लेखन की क्षमता विकसित करना, पूर्ण तरह से वर्तनी का दोष दूर करना, ये तीनों उद्देश्य है। बाकी हस्तलिपि सुधारना श्रुत लेख अभ्यास विधि का उद्देश्य नहीं है। अगला, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। अगला, अभी अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि निम्न में से कौन सी है? तो खेल विधि सर्वाधिक उपयोगी विधि है। अगला, निम्नलिखित में से भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है? तो ये सीखता है विद्यालय में। अगला, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, यही कथन जो है उचित नहीं है। बाकी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये सही है। भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती, ये भी सही है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है? तो अधिग्रहण करते समय निरर्थक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। फिर किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास का कार्य। अगला प्रश्न, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है खेल खेल में। अगला, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य है अपने विचारों की अभिव्यक्ति। अगला, भाषा में सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है विभिन्न संदर्भों में भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप में प्रयोग की कुशलता का आकलन करना। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है, यह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है गीत। अगला प्रश्न है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह डिसलेक्सिया से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है उपचारात्मक शिक्षण के लिए। अगला, निम्न में से शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को के आलेख को पाठ योजना कहते हैं? पाठ योजना की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है दोस्तों बी सिंह ने। अगला, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है?
तो छात्र अनुक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षणिक निदान के प्रयोजन से क्या आशय है? तो निम्न में से शैक्षणिक निदान के प्रयोजन से आशय है विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाना। अगला, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो भाषा शिक्षक के रूप में बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अगला, किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? तो निबंध में मौन पठन को महत्व देंगे। अगला, निम्नलिखित में से रचनात्मक शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि। अगला, सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर असत्य कथन है सीखना व्यवहार के अनुकूल है। अगला, नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखने की यह कौन सी प्रभावशाली विधि है? तो यह है परीक्षण करके सीखना। अगला प्रश्न है, भाषा और साहित्य की पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों संवेदनशीलता का विकास करना। अगला, शिक्षण सामग्री तभी प्रभावी होती है जब वह कैसी हो? उद्देश्य पूर्ण हो। अगला प्रश्न है, भाषा के मूल्यांकन में सामूहिक चर्चाएं असफल हो जाती हैं क्योंकि दोस्तों सभी बच्चों के ज्ञान का आकलन ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। अगला, प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होना चाहिए? तो प्रत्येक पाठ के अंत में पाठ का सार होना चाहिए। अगला, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो मातृभाषा का ज्ञान देना माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। जैसे उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना, उन्हें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों को द्रुत गति से सस्वर और मौन पठन करने की प्रेरणा देना, ये माध्यमिक स्तर की उद्देश्य की बात हो रही है। तो ये है, बाकी मातृभाषा का ज्ञान नहीं। डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। कौन सा दोष है? तो आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। ये हिंदी शिक्षण में दोष है डाल्टन पद्धति अनुसार। अगला, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। अगला, निम्न में से व्याकरण अनुवाद विधि में क्या पढ़ाया जाता है? दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ाया जाता है द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। अगला, निम्न में से भाषा संसर्ग विधि क्यों उपयोगी है, किस में उपयोगी है? तो भाषा संसर्ग विधि जो है ना दोस्तों वो व्याकरण में उपयोगी है। अगला, निम्न में से भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? तो निम्न में से भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। अगला, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे प्रयास करना चाहिए साहित्यिक विधाओं का परिचय देने का। अगला, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, तो ये होगी मातृभाषा। अगला, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य नहीं है? तो भाषा बालक के भाव को अभिव्यक्त करने में बाधक है, ये प्रमुख कार्य नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। जैसे भाषा बालक दो समाज से जोड़ने का कार्य करती है, ये भाषा का प्रमुख कार्य है। दूसरा, भाषा बालक को भावियों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। तीसरा, भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानियां कौन सी नहीं है? तो कथा वस्तु उद्देश्य विहीन हो, ऐसी सावधानियां नहीं हो। अगला प्रश्न,